नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आनंद स्वागत करता हूं आपका एनएस नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, शुरू की थी, उसका पहला भाग रिलीज़ हो चुका है। आज हम इसके दूसरे भाग में कुछ नए घटनाक्रम को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर ज़रूर चेक कर लें और उसे देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं इसके दूसरे भाग। अब एक महत्वपूर्ण अधिनियम को हम लोग देखते हैं, वो है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। दोस्तों, ये जो अधिनियम है इसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट यानी जो अपराधियों की पहचान अधिनियम 1920 यही चली आ रही थी, इसको रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने के बाद इसे नए एक्ट के रूप में अभी अधिसूचित किया गया है, जिसका नाम है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी कूटबद्ध प्रश्न पूछने लगी है। ए या बी, ए बी सी इस तरह के ऑप्शन देने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अधिनियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लेकर कुछ अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई दोषी है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे संबंधित कुछ अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है शारीरिक और बायोलॉजिकल उसका सैंपल लिया जा सकता है। जो सैंपल है, किसी भी प्रकार का जो सैंपल है शारीरिक या बायोलॉजिकल, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो निशान हैं, हथेलियों, अंगुलियों और पैरों के निशान भी लिया जा सकता है। रेटिना, आंखों का जो रेटिना है, इसका स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, इतनी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड के रूप में पुलिस रख सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति जो अभियुक्त दोष सिद्ध पाया गया यानी जो कल्प्रिट पाया गया, उस व्यक्ति के जो भौतिक नमूने हैं यानी जो सैंपल हैं, यानी भौतिक, शारीरिक या बायोलॉजिकल जो नमूने जो पुलिस ने लिया है, उसको 75 वर्ष के लिए, 75 ईयर्स के लिए, 75 वर्ष के लिए एनसीआरबी के यहाँ सुरक्षित रखा जाने का प्रावधान है। एनसीआरबी दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके यहाँ 75 साल तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है तो उसको छोड़कर, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध जो होता है उसको छोड़कर, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है, उस पर ये प्रावधान नहीं लागू होगा। अर्थात महिलाओं और बच्चों को छोड़कर जिन मामलों में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान हो, यानी लेस देन 7 ईयर्स, 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान हो, उसमें आरोपी जो है वो सैंपल देने से, अपना नमूना देने से मना कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं, ये पाकिस्तान के नए पीएम चुने गए हैं। फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। 2+2 वार्ता अभी रिसेंटली यूएसए के साथ भारत का वॉशिंगटन में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर रशिया पे आते हैं दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद रशिया काफ़ी लाइम लाइट में रह रहा है और यूक्रेन भी लाइम लाइट में रह रहा है। तो रशिया से संबंधित जो खबर है, न्यूज़ है, वो यह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे रशिया को निलंबित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, तो वह है जेनेवा में। ध्यान रखेंगे, यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 2006 में हुआ था। और इसमें पार्टिसिपेटेड कंट्रीज़ हैं, कितने देश शामिल हैं, तो 47 देश शामिल हुए हैं। अभी रशिया इससे निलंबित हुआ है। 2011 में लीबिया निलंबित हुआ था गद्दाफी के कारण। और फिर रूस के जाने के बाद अभी चेक गणराज्य नए सदस्य के रूप में चुना गया। ये 3 फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं रायसीना संवाद। दोस्तों ये जो रायसीना संवाद है ये सामान्यतः हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये दिल्ली में ही होता है। और ये क्या है, ये बेसिकली जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ये जो जियो पॉलिटिक्स है भू राजनैतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्लेटफॉर्म है। और ये दिल्ली में हाल ही में हुआ। और फिर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, ये यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष हैं। ये मुख्य अतिथि थी, याद रखेंगे, उर्सुला वॉन डेर, उर्सुला वॉन डेर। और ये जो संवाद है, ये जो डायलॉग है, ये भारत की पहल पर वार्षिक आयोजित की जाती है, भारत की पहल पर वार्षिक आयोजित की जाती है। और सबसे पहला जो संवाद है वो 2016 में शुरू हुआ था। अर्थात रायसीना संवाद से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं यहाँ पे हमने करंट के साथ आपको दिखा दिया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, चर्चा में है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में बेसिकली पाया जाता है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है। अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसे प्रस्तावित किया गया है, लिविंग रूट ब्रिज। अर्थात यहाँ मेघालय में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके जड़ समय अंतराल के बाद वो जड़ आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद वहीं पर वो एक ब्रिज का निर्माण कर देते हैं। यानी पेड़ों के जड़ से ब्रिज का निर्माण कर देते हैं, पुल का निर्माण कर देते हैं और उसका उपयोग लोग अपने आवागमन में करते हैं। ये लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में पाया जाता है। ये कुछ इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का कुछ फैक्ट है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें आता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो कौन है? दोस्तों अभी जो व्यापारिक साझेदार है उसमें अमेरिका उभर कर आया है 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले चीन था और चीन से पहले UAE था। ये तीनों आप याद रखेंगे। पहले अमेरिका, यानी अभी रिसेंट में अमेरिका जो है सो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। इससे पहले चीन था और उससे पहले UAE था। अगर FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसकी बात करें तो ये सर्वाधिक भारत में कहाँ से आता है? तो ये आता है सिंगापुर से, उसके बाद से USA यानी अमेरिका से और फिर मॉरिशस से। सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राष्ट्र, अर्थात कौन से ऐसे राष्ट्र है जहां पर विदेशों से पैसा सबसे अधिक आता है? तो सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राष्ट्र में सबसे पहला स्थान इंडिया का है। सबसे पहला स्थान इंडिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे नेशनल या इंटरनेशनल फैक्ट, खासकर इंटरनेशनल फैक्ट जिसमें इंडिया का स्थान पहला हो, उसे आप काफ़ी सीरियसली गौर करेंगे, उसको अपने नोट्स में प्रायोरिटी में डालेंगे, क्योंकि जहाँ पर इंडिया का पहला या दूसरा स्थान हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो ये इंडिया का हो गया पहला स्थान और इंडिया के बाद से रेमिटेंस आता है, पैसा आता है विदेशों से, मैक्सिको में और फिर चाइना में और फिर फिलीपींस में। ये जो सीरीज़ है आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है दोस्तों भारत के निर्यात में सर्वाधिक भागीदारी। भारत के निर्यात में, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, तो भारत में जो एक्सपोर्ट होता, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे अधिक भागीदारी किसकी है? तो ये सॉफ्टवेयर की है। 45% की भागीदारी है। सॉफ्टवेयर के आइटम्स जो हैं भारत से निर्यात होते हैं। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य, ये था हमारा कि भारत में FDI कहाँ से सर्वाधिक आता है। अगर राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य सबसे अधिक निवेश प्राप्त करता है? तो उसमें है कर्नाटका। कर्नाटका सबसे अधिक प्राप्त करता है और फिर महाराष्ट्र सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करता है और फिर दिल्ली सबसे अधिक तीसरे स्थान पे है। FDI के क्षेत्र यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ग्लोइंग है? तो ये है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है FDI के लिए और फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और तब
टेलीकॉम का स्थान आता है। भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है 2021-22 का आंकड़ा है, कितना था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? तो ये था 83.57, कहीं पे आपको 83.57 अरब डॉलर भी दिखेगा या कहीं पर 84 अरब डॉलर भी दिखेगा। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे प्रश्न के उत्तर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है अवसर, ठीक है। अवसर, इसका जो फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन, यानी ये स्कीम सरकार के द्वारा जो लाई गई है वो एयरपोर्ट में जितने भी आर्टिजन्स हैं, कारीगर्स हैं, उसको 100 से 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो आवंटित किया जाएगा। कितने दिनों के लिए? 15-15 दिनों के लिए, यानी 15-15 दिनों के लिए 100 से 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको आवंटित किया जाएगा 15-15 दिनों के लिए, ताकि उनकी जितनी भी प्रकार की वस्तुएं जो वो बनाते हैं उसका विक्रय उस एयरपोर्ट पर कर सके 15 दिनों के लिए। आर्टिजन्स के लिए, कारीगरों के लिए, कारीगरों के द्वारा बनाए गए सामान के बिक्री के लिए इन्हें 100 से 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो आवंटित किया जाता है। कहाँ पर? तो एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो इसे 15-15 दिनों के लिए उन्हें आवंटित किया जाएगा ताकि वो अपने सामानों की बिक्री कर सके। फिर एक स्कीम है, एक योजना है स्वनिधि। दोस्तों ये जो स्वनिधि है, ये योजना बेसिकली 1 जून 2020 को आई थी और इस योजना स्वनिधि SVANIDHI, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये याद रखेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई। और इसके अंतर्गत क्या सुविधा दी गई है? तो ये जो इसके अंदर सुविधा दी गई है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो रेहड़ी और रोड किनारे रेहड़ी लगाते हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे वेंडर्स के लिए 10-10 हज़ार का ऋण देने की सुविधा इस योजना के तहत इसका प्रावधान किया गया है और इसे 1 वर्ष के भीतर किस्तों में चुकाने का प्रावधान किया गया है। स्वनिधि, फुल फॉर्म PM स्वनिधि भी कहीं कहीं इसे कहा जाता है, PM स्वनिधि या स्वनिधि कह लें, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उनके अनुसार जो भारत का GDP है, भारत का जो GDP है वो 2021-22 में 8.7% था, जबकि 2020-21 में 6.6% की सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन हुई। इसलिए क्योंकि 2020-21 का समय कोरोना का काल था, तो कोरोना के काल में जितने भी व्यापार थे या जितनी भी व्यवस्था थी वो लगभग थम से गए थे, इसीलिए 6.6% की सिकुड़न देखी गई। फिर देखते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक FDI इनकमिंग लाने वाला देश वो है USA। दोस्तों विश्व में, इसको हाईलाइट किया है, विश्व में, पूरे विश्व में जो सबसे अधिक जो FDI आता है वो कहाँ पर आता है? तो USA में, और उसके बाद से फिर चाइना में। अगर भारत की बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। इससे पहले हमने देखा था कि भारत में FDI किस किस देशों का आता है, भारत में FDI किस किस देशों का आता है। यहाँ पर है विश्व में FDI सबसे अधिक कहाँ पर आता है? तो विश्व में सबसे अधिक FDI अमेरिका में आता है, फिर चाइना में, और इंडिया का स्थान जो है इसमें 7वां है। अगर आउटगोइंग की बात करें, FDI इनकमिंग FDI आता है, तो यहाँ से FDI किस विश्व में सर्वाधिक जो FDI आउटगोइंग है वो भी अमेरिका में सबसे अधिक है और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। अगला है दोस्तों 400वां प्रकाश वर्ष। 400वां जो प्रकाश वर्ष है वो 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। और चावल के बारे में कहा गया कि चीन के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, यानी भारत का चावल के उत्पादन में जो स्थान है वो दूसरा है। किसके बाद? तो चीन के बाद। चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब हम अपने अगले सेशन में इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।